हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि आपको अवगत है, पीसीएस 2023 की परीक्षा निकट है और हम उसी क्रम में पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं पोर्शन वाइज, जो टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं और हर एक सब्जेक्ट से संबंधित हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि ये हम टॉपिक लेकर आए हैं, संसद के सत्र, सत्रावसान एवं लोकसभा का विघटन। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन अवसरों पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है? ठीक, तो पहला है आपका लोकसभा के चुनावों के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर। ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर, यह भी बात सही है। अंतिम पर नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन होगा सी। अब देखो, आर्टिकल 85 ए में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा चुनाव के बाद या प्रत्येक साल के पहले पर अभिभाषण प्रस्तुत करेगा। और ये अभिभाषण क्या है? जो सरकार होती है उसके द्वारा लिखा हुआ एक भाषण होता है। सिर्फ वही राष्ट्रपति को क्या होता है? बोलना होता है। तो अभिभाषण क्या है? राष्ट्रपति का अपना नहीं होता है, वह जो सरकार चुनकर आती है उसके द्वारा बनाया हुआ एक भाषण होता है, या एक तरह की योजना होती है कि उससे किस पर काम करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से अभिप्राय है। ठीक, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उससे अभिप्राय क्या है? राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया जाता है? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र की शुरुआत के अवसर पर दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो, जो अभिभाषण है राष्ट्रपति का, वो आपका क्या है? दोनों मतलब जो सदन होते हैं उनको संबोधित करता है राष्ट्रपति प्रत्येक चुनाव के बाद या नई लोकसभा के गठन के बाद। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सदन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यदि संसद को निश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है तो निर्धारित समय से पूर्व सदन को नहीं बुलाया जा सकता। ये बात गलत है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्या है? पूर्व में बुला भी सकता है। सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करना, जबकि विघटन सदन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना होता है। ये बिल्कुल बात सही है। अब देखो, ये जो विघटन है ये राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये लोकसभा का ही विघटन होता है। ठीक है, और ये जो सत्रावसान है ये क्या होता है? ये राष्ट्रपति द्वारा ही होता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा नहीं होता है। इसमें अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया जाता है। ठीक है, और जो अनिश्चित काल के लिए होता है उसको साइन डाई स्थगन बोलते हैं। तो इसमें क्या है? स्थगन की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होती है, जबकि सत्रावसान की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? विघटित करने का अधिकार देखो, प्रधानमंत्री को तो है ही नहीं, मंत्रिपरिषद को है नहीं। लोकसभा विघटित करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। थोड़ा ये, और इसमें है क्या? आर्टिकल 85(2) में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति समय समय पर क्या कर सकते हैं? लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक लोकसभा के विघटित होने पर समाप्त हो जाते हैं? तो देखो, यहाँ पर एक आर्टिकल 107 है, वो ये बताता है कि कौन से विधेयक लोकसभा के विघटन होने के बाद बचे रहेंगे और कौन से
समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। वे विधेयक जो लोकसभा से पारित हो चुके हैं, ठीक है, लोकसभा ने भेज दिए, पारित कर दिए, किंतु राज्यसभा में लंबित हैं, तो ये सही बात है, ये समाप्त हो जाएंगे। वे विधेयक जो राज्यसभा में शुरू हुए हैं और राज्यसभा में ही लंबित हैं तथा लोकसभा द्वारा पारित नहीं किए गए, तो ये ऐसे विधेयक बने रहेंगे। राज्यसभा ने शुरू किए, राज्यसभा का तो विघटन होता नहीं है और उसी में लंबित हैं, और तो ये क्या है, ये बने रहेंगे। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिए गए, चाहे लोकसभा विघटित हो जाए, लेकिन अगर पारित हो गया है और वो राष्ट्रपति के पास है तो ये भी बना रहेगा। वे विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिए गए हों, अब दोनों ने पास कर दिया और वो राष्ट्रपति संसद अगर मतलब लोकसभा विघटित हो गई और उसको पुनर्विचार के लिए भेज गई, तो राष्ट्रपति को पुनर्विचार करना ही है, तो वो विघटित नहीं होंगे। तो 107 हमें ये बताता है कौन कौन से विघटन होते हैं और कौन कौन से मतलब बचे रहते हैं जो हमारे विधेयक हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए समाप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के विघटन के समय उसके पास जो भी प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन लंबित होते हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल बात सही है ये। यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध रहा हो तो राष्ट्रपति को उसके संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने के आशय की सूचना दे दी है, तो वह विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सत्य हैं और ये आर्टिकल 107 की ही बात है। पिछले में कुछ रह गए थे, वही है ये अगले क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्नकाल। ठीक, देखो प्रश्नकाल क्या है, ये देखो पहला है, जिन प्रश्नों पर उत्तर संसद में दिया गया हो और उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा की जाती है, ये बात नहीं है। तो ये क्या है, प्रश्नकाल क्या है, संसद के प्रथम कार्य दिवस का पहला घंटा है, अर्थात ये जो शुरुआत का 11 से 12 तक का होता है वह है। और इसमें क्या है, तारांकित अतारांकित ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तारांकित में क्या होता है, मौखिक देना होता है, और अतारांकित में क्या है, लिखित रूप में उनको प्रेषित करना होता है। तो प्रश्नकाल है, शुरू का 1 घंटा है, तो पहले का 3। शून्यकाल, शून्यकाल किसी का नहीं था, ये भारतीय संसद की खुद की एक इनोवेशन है, और इसको क्या है 12 बजे के बाद का 1 घंटा होता है, उसमें चर्चा की जाती है, और 1962 में प्रश्नकाल आया था। तो ये क्या है, ये शून्य मतलब ये है आपका संसद सदन, इसमें क्या है पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं, तो शून्यकाल यही है, इसमें बिना मतलब किसी पूर्व सूचना के इसमें प्रश्न उठाए जा सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा, अब बात आधे घंटे की है। ऐसा होता है जैसे हम प्रश्नकाल में कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो क्या है आधे घंटे की चर्चा की जाती है, और इसके लिए भी आधे घंटे की चर्चा के लिए कुछ दिन फिक्स हैं, जैसे सोमवार, ठीक, सोमवार हुआ, बुध हुआ, और आपका शुक्र हुआ, ये सब क्या है आधे घंटे की चर्चा के लिए फिक्स हैं। तो ये आपका होगा ऊपर वाला, इन प्रश्नों के उत्तर सदन में दे दिया गया है और उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा की जाती है। जो मामले रह गए हैं चर्चा मतलब जिन पर उत्तर दे दिया है लेकिन चर्चा सही से नहीं हो पाई है, तो वो क्या कर सकते हैं, आधे घंटे की चर्चा में उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। अल्पकालीन चर्चा, जो अल्पकालीन चर्चा होती है, इसको सबसे पहले 1953 में लाया गया था। अब इसमें होता क्या है, जो एकदम कोई लोक महत्व के विषय तत्काल उत्पन्न हो गए हों और उसके लिए क्या है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो उसको एक अल्पकाल की चर्चा के तहत हम उसको उठा लेते हैं। जैसे मान लो किसी मंत्री ने कोई प्रश्न उठाया है, किसी जो प्रतिपक्ष का नेता है उसने उठाया, तो उसके लिए क्या है एक व्यवस्था की गई है, तो उसमें हम क्वेश्चन उठा सकते हैं जो लोक महत्व का बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, उसको ला सकते हैं। तो आपका उत्तर इसका क्या होगा, डी। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से असत्य, यहाँ पहले गौर से पढ़ा करें, ठीक। मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, मौखिक रूप में दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसके संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। संकल्प प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता है, बल्कि वह प्रस्ताव का ही एक प्रकार है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो प्रस्ताव होते हैं वो क्या है, जो हमारी संसद होती है उसको गति प्रदान करते हैं, और क्या है, उसको मोशन मतलब गति देते हैं, और जो उसमें विचार किए जाते हैं उसका ही एक क्या होता है, ये संकल्प, उसी का एक अगला चरण होता है। अर्थात जो हमारे प्रस्ताव होते हैं उसको एक पूर्णता प्रदान करता है। कोई भी बात हम रख रहे हैं तो क्या है, सभी उस पर सहमत हो जाएं तो वही क्या हो जाता है, प्रस्ताव संकल्प बन जाता है, ठीक। ये भी बात बिल्कुल सही है। निंदा प्रस्ताव में यह बताना जरूरी नहीं होता है कि सरकार किन नीतियों या कार्यों के विरुद्ध से लाया गया है, नहीं, इसमें क्या है, बताया जाता है। अगर हम निंदा प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं किसी के खिलाफ तो उसमें क्या है, बताना होता है। और निंदा प्रस्ताव क्या है, लोकसभा में ही ला सकते हैं, केवल और केवल इसको किस में लाया जा सकता है, लोकसभा में ही निंदा प्रस्ताव को ला सकते हैं। ये भी बात पूछी जाती है कि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, तो ये केवल, और निंदा प्रस्ताव लाने के बाद में अगर किसी मंत्रिपरिषद या मंत्री के खिलाफ पर्सनल भी लाया जा सकता है, और ये क्या है, अप्रस्ताव की एक भूमिका तैयार करता है। इससे सरकार नहीं करती, लेकिन सरकार गिराने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित वो संबंध में सुलेमित कथनों का चयन कीजिए, ठीक। चलो कर लेते हैं। पहले तो यही देख लेते हैं, अविश्वास 75 में क्या है, आर्टिकल में क्या है, इसको बताया गया है अविश्वास प्रस्ताव कि लोकसभा तब तक ही रह सकती है जब तक उसको मंत्रिपरिषद का विश्वास प्राप्त हो, ठीक। अब क्या है, जो ये अविश्वास प्रस्ताव है ये पूछ लिया जाता है नियम, किस नियम के तहत ये संचालित होता है, तो ये 198 के तहत ये क्या होता है, तैयार होता है। तो आइए देखते हैं। यह सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, बात बिल्कुल सही है। इसे लाने के लिए किसी विशेष अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है, बात ये भी बिल्कुल सही है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत यदि प्रस्ताव का समर्थन कर देता है तो सरकार गिर जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? किसी भी सदन में जो प्रस्ताव हम ला सकते हैं वो है विशेषाधिकार। अगर कोई मतलब संसद का सदस्य ये देखता है कि उसकी विशेषाधिकार का अगर हनन हुआ है तो क्या कर सकता है, ऐसा प्रस्ताव ला सकता है, ठीक। ये निंदा बताई दिए हैं, अविश्वास बताई दिए हैं। विश्वास क्या होता है, अविश्वास का ही उल्टा होता है, जिसको सरकार को अपना पक्ष रखा जाता है और विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थगन प्रस्ताव दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है? स्थगन प्रस्ताव दोनों में ही पेश किया जा सकता है। देखो, कोई लोक महत्व की बात होती है और संसद चल रहा होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि कोई भी लोक महत्व की बात है तो अगर संसद चल रही है तो उसको लाने के लिए क्या है, कुछ दिन मतलब उस जो बहस चल रही है किसी पर उसको रोक कर हम स्थगन प्रस्ताव लाकर उस पर जो महत्व की प्रश्न है अभी जो चर्चा में उसको हम ला सकते हैं, तो यही स्थगन प्रस्ताव होता है। और दोनों सदनों में क्या किया जा सकता है, ये पेश किया जा सकता है, ठीक। अब क्या होता है इसमें, स्थगन प्रस्ताव पक्ष या विपक्ष का कोई भी सदस्य ला सकता है, बात ये भी बिल्कुल सही है। न्यायालय में विचाराधीन विषयों को स्थगन प्रस्ताव में शामिल नहीं किया मतलब प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्थगन प्रस्ताव होता है वो लोक महत्व की कोई बात होती है उसको लेकर लाया जा सकता है, किंतु
जो न्यायालय में विचाराधीन विषय है उसको लेकर नहीं लाया जा सकता। तो ये क्या है आपका डी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला है कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो कर लेते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना सरकार के अस्तित्व की शर्त है। सही बात है, क्योंकि क्योंकि इसके पारित न होने का तात्पर्य है कि सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है। बात बिल्कुल सही है। समापन प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोकना होता है। समापन, ठीक है, समापन प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोकना होता है। बात सही है। औचित्य प्रश्न पर किसी प्रकार की बहस नहीं की जा सकती और यह प्रश्न प्राय विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से उठाया जाता है। तो बात ये भी सही है और तीनों ही कुछ क्या है कथन आपके सही हैं। देखो ये कुछ क्वेश्चन थे और ये हु ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं यूपीपीसीएस में। और ये तो मैंने क्या है सब आंसर एक साथ कराए। धन्यवाद क्या होता है और औचित्य प्रश्न क्या होता है तो इसके बारे में बता दिया। हम सिंगल एक ही पूछ लेंगे, तो आप टेंशन न लें, आप इसको रिवाइज करके जाएं। आप ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।